हेलो नमस्कार दोस्तों। सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां हर साल बाढ़ आती है। लोग जानते हैं कि पानी बढ़ेगा, नदियां उफान पर आएंगी, गांव डूबेंगी, सड़कें टूटेंगी। लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में जाएंगे। फिर कुछ हफ्तों बाद पानी उतर जाएगा और जिंदगी दोबारा शुरू हो जाएगी। लेकिन अगले साल फिर वही कहानी। तो सवाल यह है, क्या असम में बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या फिर इसके पीछे इंसानी गलतियां, कमजोर व्यवस्था, बदलते मौसम और नदी के बदलते स्वरूप? और अगर हमें पता है कि असम हर साल बाढ़ की चपेट में आता है, तो आखिर इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं निकल पाया? आज इसी सवाल की तह तक जाएंगे। 2026 में असम में क्या हुआ? जी हाँ, 2026 में असम एक बार फिर गंभीर बाढ़ की चपेट में। 17 अगस्त तक उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित रिपोर्टों के मुताबिक 15 जिलों में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। करीब 480 गांव के जलमग्न होने की जानकारी सामने आई और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में मौतों का आंकड़ा 100 से पार पहुंच चुका है। लेकिन यह सिर्फ आंकड़े नहीं है। इन 1.5 लाख लोगों में कोई किसान है, किसी का घर है, किसी की दुकान है, किसी की पूरी साल की फसल है और किसी का शायद पूरा हदी से ही पानी में बह गया है। आखिर असम में इतनी बाढ़ आती क्यों है? सबसे पहले हम असम का ज्योग्राफी समझते हैं। असम का बड़ा हिस्सा ब्रह्मपुत्र और बराक नदी घाटियों में आता है। राज्य का लगभग 40% क्षेत्रफल फ्लड प्रोन माना गया है। मतलब यहां बाढ़ कोई असामान्य घटना नहीं है। असम की नदियों का नेटवर्क बेहद विशाल है। ब्रह्मपुत्र में अनेक ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों का आकर मिलना, और जब मानसून के दौरान पहाड़ों और ऊपरी कैचमेंट एरियाज में जब बहुत ज्यादा बारिश होती, तो पानी तेजी से नीचे की ओर आता है। और यही वजह है कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम के पहाड़ी क्षेत्र में होने वाले भारी बारिश का असर असम के मैदानी इलाकों में दिखाई देता है। लेकिन सिर्फ बारिश जिम्मेदार नहीं है। अब यहां कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अगर हम कहें कि बारिश हुई और इसलिए बाढ़ आई, तो यह आधी कहानी होगी। क्योंकि असम की समस्या में एक और बड़ा फैक्टर है, नदी का बदलता स्वरूप। ब्रह्मपुत्र सिर्फ पानी लेकर बहने वाली नदी नहीं, यह अपने साथ भारी मात्रा में सेडिमेंट्स भी लेकर आती है। समय के साथ यह सेडिमेंट्स नदी के चैनल और आसपास के भूभाग को प्रभावित करता है। और जब नदी की धारा बदलती है, तो इरोजन भी बढ़ता, इरोजन में जमीन चली जाती है। और यही फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, असम सरकार की वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अनुसार 1950 के बाद से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा 4.5 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन का इरोजन हो चुका है। और औसतन लगभग 8,000 हेक्टेयर जमीन हर साल इरोजन से प्रभावित होती है। सोचिए, किसी किसान की जमीन अगर एक बार बाढ़ में डूब जाए, तो पानी उतरने के बाद वो वापस मिल सकती है। लेकिन अगर नदी उसका किनारा ही काट कर जमीन बहा ले जाए, तो वो जमीन वापस नहीं आती। घर गया, खेत गया, पेड़ गए, कई बार पूरा गांव अपनी जगह से गायब हो जाता है। फिर आते हैं एम्बैंकमेंट्स पर। अब सरकारों ने बाढ़ को रोकने के लिए एम्बैंकमेंट बनाए, यानी नदी के किनारे मजबूत बांध जैसी संरचनाएं। आइडिया बिल्कुल सिंपल था। नदी का पानी एक निर्धारित रास्ते में रहे और आसपास के गांव सुरक्षित रहे। लेकिन समस्या तब शुरू होती जब एक्सट्रीम रेनफॉल, रिवर लेवल तेजी से बढ़े, इरोजन हो और एम्बैंकमेंट पर दबाव बढ़ जाए। कई जगह एम्बैंकमेंट ब्रीच हो जाए और फिर वही पानी उन इलाकों में पहुंच जाता है जिन्हें सुरक्षित समझा जाता था। असम सरकार खुद मानती है कि एम्बैंकमेंट ब्रीचेस और इरोजन राज्य की फ्लड प्रॉब्लम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल, प्रकृति ने फ्लड वाटर को संभालने के लिए सिर्फ नदियां नहीं बनाई थी,
वेटलैंड भी एक तरह के नेचुरल वाटर स्टोरेज सिस्टम की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन जब वेटलैंड्स पर एनरोचमेंट होता है, जब ड्रेनेज चैनल्स बंद होते हैं, जब अर्बन एरियाज बिना पर्याप्त ड्रेनेज प्लानिंग के फैलते हैं, तो बारिश का पानी रुकने और फैलने की जगह कम हो जाती है। और इसका परिणाम थोड़ी सी ज़्यादा बारिश और पानी जल्दी जमा। यानी हमने पानी की समस्या को सिर्फ नदी की समस्या समझ लिया, जबकि असली समस्या पूरे रिवर सिस्टम और लैंडस्केप की है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या क्लाइमेट चेंज असम की बाढ़ को और खराब कर रहा है? इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है कि हर बाढ़ को सीधे क्लाइमेट चेंज के नाम पर डाल दिया जाए। लेकिन बदलता क्लाइमेट रेनफॉल पैटर्न्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को प्रभावित कर सकता है। और जब पहले ही फ्लड प्रोन इलाके में कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो सिस्टम पर प्रेशर कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए क्लाइमेट चेंज को अलग समस्या की तरह नहीं, बल्कि एग्जिस्टिंग फ्लड वल्नरेबिलिटी को बढ़ाने वाले फैक्टर की तरह समझना ज्यादा सही होगा। तो क्या बाढ़ को पूरी तरह रोका जा सकता है? शायद नहीं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ब्रह्मपुत्र नदी जैसे विशाल नदी को पूरी तरह कंट्रोल करना रियलिस्टिक नहीं है। असम की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बाढ़ का कुछ हिस्सा प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन सवाल यह नहीं होना चाहिए कि बाढ़ को पूरी तरह कैसे होगी। सवाल होना चाहिए, जब बाढ़ आए तो नुकसान इतना कम है कैसे हो कि लोगों की जिंदगी तबाह न हो। और इसके लिए सिर्फ रिलीफ नहीं, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। समाधान क्या हो सकता है? पहला, बेटर फ्लड फोरकास्टिंग। अगर लोगों को पर्याप्त समय पहले पता चल जाए कि पानी कब और कितना बढ़ सकता है, तो एवेक्यूएशन बेहतर हो सकता है। असम में फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम भी किया जा रहा है। दूसरा, एम्बैंकमेंट मेंटेनेंस। सिर्फ नया एम्बैंकमेंट बनाना काफी नहीं, पुराने एम्बैंकमेंट की लगातार मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस भी जरूरी है। और तीसरा, रिवर बैंक इरोजन कंट्रोल, क्योंकि असम की समस्या सिर्फ बाढ़ नहीं, इरोजन भी है। चौथा, वेटलैंड प्रोटेक्शन। प्राकृतिक वाटर स्टोरेज एरियाज को बचाना होगा। और पांचवा, साइंटिफिक रिवर बेसिन प्लानिंग। नदी सिर्फ असम की प्रॉब्लम नहीं है, ब्रह्मपुत्र एक विशाल ट्रांस बाउंड्री रिवर सिस्टम है। इसलिए रेनफॉल, रिवर डिस्चार्ज, सेडिमेंट्स और फ्लड फोरकास्टिंग को पूरे बेसिन के स्तर पर समझना जरूरी है। और फाइनली, बड़ा सवाल, हर साल हम बाढ़ की तस्वीरें देखते हैं, नाव में जाते लोग, डूबे हुए घर, बहती हुई सड़कें, राहत सामग्री, बचाव अभियान, फिर पानी उतर जाता है, कैमरे चले जाते, न्यूज़ बदल जाती, लेकिन जिन लोगों का घर बह गया, उनकी जिंदगी यहीं से दोबारा शुरू होती है। इसलिए असम की बाढ़ की कहानी सिर्फ पानी की कहानी नहीं है, ये कहानी है भूगोल की, जलवायु की, नदियों की, इरोजन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, और सबसे बढ़कर हमारी प्रिपेयरनेस की। क्योंकि सवाल यह नहीं कि असम में अगली बाढ़ कब आएगी, सवाल है जब अगली बाढ़ आएगी तो हम कितने तैयार होंगे। और शायद असम की बाढ़ का असली समाधान नदी को रोकना नहीं, बल्कि नदी के साथ जीना सीखना है। और अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि असम की बाढ़ सिर्फ असम की समस्या नहीं, यह हमें यह समझाने वाली वार्निंग है कि प्रकृति को समझे बिना किया गया डेवलपमेंट आखिरकार किस कीमत पर पड़ सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो पर,
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।